स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम है ये 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जो आपका 27 मार्च को साइंस का जो एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, उसका आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जो दोस्तों आपका मॉडल पेपर जारी हुआ है उसको हम लोग जो है सॉल्व करने वाला। ठीक है, मॉडल पेपर दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर रहने वाला है, इसलिए वीडियो पे दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप सभी का 27 मार्च का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है विषय कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 विषय विज्ञान विज्ञान यानी कि साइंस। समय दोस्तों आप सभी को 1.5 घंटा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर पूर्णांक की बात करें तो हम लोग 40 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए, समान निर्देश दोस्तों आप सभी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सीधा हम इसका प्रश्न उत्तर आपको बताते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बात यह है कि आप सभी का जो मॉडल पेपर आया है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन में आया है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा, ताकि जो भी विद्यार्थी अगर इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं तो दोस्तों उनका जो काफी ज्यादा सहयोग होने वाला है। तो दोस्तों इतना मेहनत के लिए एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखिए सेक्शन ए, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5 गो प्रश्न का उत्तर देना। कितना पूछेगा? 7 गो पूछेगा। ठीक है, 5 गो उत्तर देना। यहाँ दोस्तों देखिए 5 दूना 10 यानी कि 10 नंबर का आपका जो वेरी शॉर्ट रहने वाला। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुण को लिखिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुण को लिखिए। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले लिखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार वीडियो देखते दोस्तों दोबारा कभी नहीं देखने का जरूरत पड़ेगा, समझ के देखते तो और भी आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, यानी कि ये जो जा रहा है सीधा ये भी जाएगा, यानी कि एक दूसरे को कभी भी इस तरह से प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, पहला यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोलता है 2 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्तरी से निकल रहा है और दक्षिणी में समाप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का जो चलता है मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 2 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर कहता है दोस्तों प्रश्न की अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर बोलता कि अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। ठीक है, बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख की किरण को यहां पर खींचना है। ठीक है, चलिए हम लोग खींचते हैं। जबकि दोस्तों वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। वस्तु को कहां हम लोग रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो यहां पर ये आपका दोस्तों अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है, वस्तु को हम लोग कहां रखे? केंद्र पर। केंद्र यानी कि सी पर। यहाँ पर सी है दोस्तों, ये आपका हो गया पोल यानी कि आपका जो है ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया फोकस। ठीक है, चलिए अगर हम लोग वस्तु को सी पर रखें दोस्तों, सी पर, यहाँ पर देखिए ए बी जो आपका है ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु है। अगर हम लोग ए बी पर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए समांतर, सबसे पहले ए बी जो है यहाँ पर आपका वस्तु है, इसके समांतर एक किरण जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी और फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। और नेक्स्ट जो आपका किरण जाएगा दोस्तों ये आपका फोकस से जाएगा। ठीक है, फोकस से जाएगा और यहाँ पर समांतर चला जाएगा। ठीक है, यानी पे मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर समांतर जाता है तो फोकस दूरी से होकर गुजरती है। ठीक है, और फोकस जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर समांतर होकर गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर आपका कट बिंदु मिलता है वहीं उसका जो है क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए इसका कट बिंदु कहां मेरा? सी पर ही मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन में मान लिया, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखे हुए प्रतिबिंब का जो है कहां बनता है? तो आप कहेंगे सी के जो है परे, यानी कि सी के नीचे बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है हो जाएगा। तो दोस्तों ए डैश और बी डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिंब का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और बोला था कि दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सी के परे। ठीक है, सी परे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब भी अवतल दर्पण में इधर अगर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों तो ये वास्तविक और हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, और इधर दोस्तों एक ही केस में बनता है, जबकि यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधा और काल्पनिक। ठीक है,
प्रतिबिंब के साइज दोस्तों आप सभी का समान साइज का होगा, ठीक है। प्रतिबिंब के जो साइज है ये समान साइज होगा, जितना जो वस्तु था उतना इसका प्रतिबिंब बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर, तो 3 नंबर का था दोस्तों ओवियथर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओवियथर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। 27 मार्च को दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओवियथर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो देखिए उत्तर हो जाएगा वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कहने का मतलब है वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से भी क्रिया करके क्या करता है, क्या बनाता है, तो यहाँ पर लवण और यहाँ पर जल बनाता है, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दोस्तों ZNO इसका जो है उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं। तो 4 नंबर का आता है दोस्तों आप सभी का प्रश्न, ठीक है। 4 नंबर क्या कहता है कि आधुनिक आवर्तन नियम है, आधुनिक आवर्तन नियम है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर आधुनिक आवर्तन नियम क्या होता है, जो आपका परमाणु संख्या होता है वही तो होता है दोस्तों 1 2 3 4, ये आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर बोलता है, ठीक है, पित्त का कार्य क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है पित्त का, यहाँ पर आपको बताना। तो पित्त के जो कार्य है भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ठीक है। जो आपके पेट में जो अम्ल है वो कौन से अम्ल होते हैं, HCl अम्ल होते हैं। इसी के माध्यम से दोस्तों आपको जो क्षारीय बनाता है और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या कहता है, लाइपेज एंजाइम दोस्तों उसको सक्रिय कर लेता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 6 नंबर का जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, 27 मार्च को जो आपका एग्जाम क्वेश्चन पर दोस्तों जल्दी से प्रोवाइड कर जाए, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न बोलता है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फूड चेन, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड फूड चेन, गिव एग्जांपल। देखिए परितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है। परितंत्र दोस्तों, परितंत्र हो गया पेड़ पौधे और मनुष्य से मिलकर जो परितंत्र बनता है, इसमें हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहती है तथा आपस में एक श्रृंखला बनाती है, इसे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जो है मान के चलिए कोई सब्जी खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं, तो कहेंगे सर खरीद के खाते हैं, तो खरीद के तो खाते हैं लेकिन कहाँ से आता है, तो पेड़ पौधा से आता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका हम लोग उदाहरण देखें, जैसा घास था दोस्तों, ठीक है, घास था, ये घास हो क्या, इसको दोस्तों हिरन खा लिया, घास को हिरन खा लिया क्योंकि हिरन जो है शाकाहारी है, ठीक है। और हिरन को दोस्तों अब जो बाघ खा गया, क्या खा गया, बाघ खा गया। तो इस तरह से दोस्तों खाद्य श्रृंखला होता है, ठीक है, या आहार श्रृंखला बोले या खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर काट, यहाँ पर घास हो गया, घास को कीट खाया, कीट को मैदा खाया, मैद को सांप खाया और सांप को क्या खाया, बाज खा लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर को लिखना उदाहरण के साथ, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर बोलता है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखे। हाइड्रिया में कौन से जनन की विधि होती है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर राइजोपस में कौन से होती है उसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए हाइड्रिया में दोस्तों यहाँ पर मुकुलन, यानी कि जो ये मुकुलन है ये आपका हाइड्रिया है, इससे मुकुलन हो गया, फिर मुकुलन टूट के दोस्तों हाइड्रिया के निर्माण करता है। तो हाइड्रन जो है मुकुलन विधि यहाँ पर जो क्या होता है अलिंगी, इसका जो जनन है अलिंगिंग होता है, ठीक है, क्या होता है अलिंगिंग होता है। अब है राइजोपस दोस्तों बीजाणु गठन हो जाएगा और इसका जो ये भी जो आपका दोस्तों अलिंगिक जनन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो सेक्शन भी आ गया दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को देखिए बोलता है कि इन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें, आंसर इन 5 क्वेश्चन दोस्तों 5 को प्रश्न का उत्तर देना, 7 को पूछेगा, ठीक है, 5 का उत्तर देना। और यहाँ देखिए 5 3 15 यानी 15 नंबर का दोस्तों आप सभी का जो है यहाँ पर आने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये आपका जो मॉडल पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का दोस्तों एक प्रारूप होता है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आता है दोस्तों उसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर भी आपका रहता है सेम दोस्तों। आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर बोलता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है इसका दोस्तों उल्टा समझ लिया, ठीक है। निकट की वस्तुएं तो दिखेगी परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखेगी। इसके दो आपका जो है कारण क्या है और इसको जो है किस प्रकार से आप ठीक भी कर सकते हैं। चलिए निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तुएं को स्पष्ट देखा जा सकता है परंतु दूर रखी वस्तुएं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
ठीक है। निकट दृष्टि दोष आप सभी समझ गए कि एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ देखेंगे, लेकिन परंतु आपका जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर कारण समझ लीजिए कि नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, जो नेत्र लेंस है दोस्तों इसका वक्रता का क्या होगा, अधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और इसका दोस्तों संशोधन है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है तो क्या मारिएगा, अवतल मारिएगा, ठीक है। 9 नंबर बोलता है कि दोस्तों 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक और यहाँ पर तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सोल्व कराएंगे, ठीक है। दिक्कत बात यहाँ पर जरा सा भी मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर बीम की जो ऊंचाई है ये 7 सेंटीमीटर है, आपको लिखना है। बीम की जो दूरी है दोस्तों ये आपका -27। अब बोलिएगा सर -27 क्यों, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो उसका दूरी दोस्तों हमेशा माइनस में रहता है। और दोस्तों अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का जो यहाँ पर आप सभी का जो फोकस दूरी भी माइनस में रहता है, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पर हमेशा प्लस में रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही दोस्तों अधिकतर लोग गलत करते हैं और एग्जाम में कहते हैं कि मेरा यहाँ पर 5 नंबर 3 नंबर जो गलत कैसे हो गया, तो इन्हीं कारणों से गलत होता है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों वीडियो को समझ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगा V निकालना दोस्तों, हम लोग को प्रतिबिंब की साइज यानी कि H डैश निकालना है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों दर्पण सूत्र का यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, प्यारा सा सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए आपका जो एफ दोस्तों कितना है, -18 है, ठीक है, -18 हम लोग लिख रहे हैं, और यू दोस्तों आप सभी का -27 है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, -18 और -27। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप सभी को, ठीक है, ये -27 है और यहाँ जो साइन ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग -1/18 लिख लिए क्योंकि माइनस दोस्तों हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और बराबर में 1/v -1/27 क्योंकि दोस्तों आपका साइन जो बदला जाएगा, ठीक, बदल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए -1/18, अब दोस्तों -1/27 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1/27 और बराबर में 1/v आपका लिखा आ जाएगा, ठीक है। 18 और 27 का दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 18 3 54 तो 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, ठीक है। 27 दूना 54 तो 2 एकम 2, यहाँ पर आपका यानी कि 2 हो जाएगा। -3 + 2 बटे में 54 बराबर में 1/v। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस -3 और +2, -3 + 2 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1/54 लिख लिए और 1/v था दोस्तों, 1/v हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो v बराबर आएगा दोस्तों आप सभी का क्या आएगा, -54 सेंटीमीटर। v आपका क्या निकला, -54 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या निकली, 54 सेंटीमीटर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर निकली। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर ऊंचाई भी निकालने बोला, ठीक है। तो हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला जानते क्या होता है, m बराबर -v/u बराबर h डैश, ठीक है, बटे में h। चलिए जो जिस तरह से फॉर्मूला दोस्तों उस तरह से हम लोग जो यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों आप सभी का जो है v कितना आया, -54 आया, -54 लिख लेंगे और पहले से भी आया माइनस में, ठीक है। h डैश दोस्तों यहाँ पर h डैश हम लोग को निकालना है, और u दोस्तों आपका जहाँ कितना था, -27 था, -27 लिख लेंगे। और हाइट दोस्तों आपको दिया गया था कितना, 7 दिया गया था, हम लोग 7 यहाँ पर लिख लिए सिंपली, ठीक है, जिस तरह से दिया गया था। माइनस प्लस दोस्तों आपका जो है प्लस हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा, माइनस नीचे 27 था, -27 हम लोग लिख रहे हैं। एच डैश बटे में दोस्तों आप सभी का यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर काटेगा 27 दूना का 54 हो जाएगा। नीचे दोस्तों आप सभी का आया -2, ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस जो नीचे का जो साइन हम लोग ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, -2 आ गया। एच डैश बटे में 7 और एच डैश बराबर कितना आ जाए दोस्तों, -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी को न्यूमेरिकल को बनाना है, ठीक है। अब प्रतिबिंब दर्पण से दोस्तों कितना है, 54 सेंटीमीटर दूर उल्टा तथा वास्तविक यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर, ठीक है। तो दोस्तों 10 नंबर यहाँ पर आप सभी का कहता है, ठीक है, 10 नंबर क्या कहता है, तो कहता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन का विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाइए। बहुत ही सिंपल से समझाएंगे दोस्तों, दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन के जो यहाँ पर विपरीत है, क्यों विपरीत है इसको आपको बताना है, ठीक है।
चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, अधिक यहाँ पर अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन में दो या दो रहे दोस्तों, दो या दो से अधिक भी रहे तो अभिकारक दोस्तों अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते, परंतु इसके विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो यहाँ पर वियोजन इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। जबकि वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों आप सभी का संयोजन अभिक्रिया में CaO प्लस H2O यह दोस्तों जुट गया, ठीक है, दो अभिकारक था जुट गया, एक उत्पाद का निर्माण किया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब वियोजन में देख लीजिए CaCO3 ये दोस्तों आप सभी का जो है यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया तो क्या बन गया CaO प्लस CO2 ये आपका बनेगा। चलिए अभी 11 नंबर बोलता है दोस्तों कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया। जो कमियां तो दोस्तों उसको जो किस प्रकार से दूर किया, चलिए हम लोग को आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से दोस्तों लिखा है उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी की निम्नलिखित कमियां थी। पहला हो जाएगा दोस्तों आप सभी का इसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया, इनमें समस्थानी को कोई सही स्थान नहीं दिया गया और इनमें अकरीय गैसों को कोई सही स्थान नहीं दिया गया। अब दोस्तों इसको सुधारा तो सभी का सही स्थान दे दिया और सभी जो यहाँ पर खुश हो गए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जगह अगर आप जो है दोस्तों किसी चीज का मांग करते हो और वो दोस्तों आपको नहीं मिलता तो आप नाराज हो जाते, ठीक है, और तो आप जो चाहते हो वो मिल गया तो आप जो खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है, देखिए आधुनिक आवास सारणी में मेंडलीव के आवास सारणी की विधि विसंगतियों को निम्न प्रकार से दूर किया, किस प्रकार से किया, चलिए हम लोग को लिखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया था, पता आपको, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया था, जबकि हाइड्रोजन खुश हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बी नंबर, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दिया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पर तत्वों के समस्थानिकों को सही स्थान दिया गया, तो यहाँ पर सब खुश हो गया, ठीक है, आप भी खुश। नेक्स्ट बोलता है दोस्तों यहाँ पर सी नंबर की मेंडलीव की आवर्त सारणी में अकरीय गैस को कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अकरीय गैसों को वर्ग 18 में रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया। अगर ऑप्शन में पूछ दे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में अकरीय गैसों को किस वर्ग में रखा गया, तो 18 वर्ग में रखा गया था, ठीक है। चलिए अब उत्तर, अब 12 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। कार्बन के इतने यौगिक होने के क्या कारण है, आखिर दोस्तों कारण क्या है कार्बन के जो इतने सारे यौगिक है, ठीक है। सिंपल उत्तर है दोस्तों कि कार्बन की जो संयोजकता है ये 4 है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितना है, 4 होती है, जिसके कारण वह 4 अन्य तत्वों से जुड़कर आसानी से आबंध बना सकती है, ठीक है। 4 और यहाँ पर तत्वों से जुड़कर क्या करती है, अपना जो है आबंध बना लेती है, ठीक है। कार्बन के इसी गुण के कारण कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन 13 बोलता है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, ठीक है। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं आपको समझाना है। तो दोहरा परिसंचरण दोस्तों मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है और यहाँ पर इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में जो रक्त दोस्तों एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, ठीक है। जो मनुष्य में जो रक्त बहता है तो हृदय से दोस्तों 2 बार जो होकर यहाँ पर गुजरता है, इसी को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है, परिसंचरण कहते हैं। और यहाँ पर शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से जितना भी भाग है दोस्तों वहां से आपको अशुद्ध रक्त लाया जाता है हृदय में, और हृदय उसे शुद्ध होने के लिए, ठीक है, पुपक में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विस्तृत हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है, और इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचने के लिए दोस्तों पंप कर दिया जाता है। तब जाके शुद्ध रक्त आपके ऑक्सीकरण युक्त रक्त, ठीक है, ये आपके शरीर में पहुंचता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर बोलता है दोस्तों कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ऊर्जा के स्रोत में अगर आप जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो उसको किस प्रकार से करते हैं आपको उत्तर में लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जिसमें यहाँ पर प्रमुख है सौर पैनल। सौर पैनल से दोस्तों आप सभी किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यहाँ पर लिखना है सौर पैनल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तब जाके आप जो है सौर सेल से दोस्तों आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सौर पैनल बहुत सारे यहाँ पर सौर सेलों का समूह होता है। जो इस सौर पैनल में दोस्तों बहुत सारे क्या होता है, सौर पैनल यहाँ पर सौर सेलों का जो है यहाँ पर समूह होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लिखना है, ठीक है, सौर पैनल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न करती है। इनमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। अगर दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। सौर पैनल के यहाँ पर सौर सेलों में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल में जो सौर सेलों में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का रख रखाव सस्ता है यहाँ पर, इसलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करके बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। और इसके अलावा सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से उत्तर को लिखना। चलिए अब आपका समाप्त हुआ वेरी शॉर्ट यहाँ, ठीक है। सेक्शन से दोस्तों लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है, लॉन्ग प्रश्न है। इसमें 5 को पूछेगा, 3 का उत्तर देना है और एक प्रश्न पर 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा 15 नंबर का। तो सबसे पहले कहता है दोस्तों 15 नंबर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोलता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, ठीक है। जो प्रतिरोध है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर रो L बटे हो जाएगा दोस्तों आप सभी का A, ठीक है। कहने का मतलब तार की जो लंबाई है ये किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जैसे जैसे इसका लंबाई बढ़ेगा उसी प्रकार से दोस्तों इसका आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, उसी प्रकार से यहाँ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का हो गया R, यहाँ पर क्या हो जाएगा R समानुपाती L, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों यानी कि जिस प्रकार से R बढ़ेगा उसी प्रकार से L भी बढ़ेगा। दूसरा नंबर कहता है दोस्तों कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, अगर दोस्तों ये आपका जो है देखिए ये मोटा तार है, ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध दोस्तों किस प्रकार से जाएगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए R जो है रो L बट्टे में A। जिस प्रकार से दोस्तों एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम आपका जो प्रतिरोध रहेगा। जैसे कि इसका एरिया ज़्यादा है दोस्तों तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, और ये आपका है तो इसका एरिया कम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी का तीसरा में लिखना है, ठीक है, कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति के पर निर्भर करती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बी नंबर बोलता है, ठीक है, कि प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधताओं को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल आबंध कुल प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 ओम हो और 1 ओम हो। ये जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है कि 11 ओम प्राप्त करने के लिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है दोस्तों R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 कितना है, 2 है, 2 प्लस 3 है, 3 प्लस है यहाँ पर आपका 6, तो 2 3 5 अच्छा 11 आपका प्राप्त हो गया किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। 1 ओम दोस्तों, तो 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को पांचवच क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। जिसका सूत्र दोस्तों 1/R बराबर 1/R1, ठीक है, R1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/R2 प्लस हो जाएगा 1/R3, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा 2 प्लस 1/2 हो जाएगा 3 प्लस 1/2 हो जाएगा 6। तीनों का एलसीएम दोस्तों आप सभी का आएगा 12। तो 2 से दोस्तों 12 6 बार बन जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 से 12 4 बन जाए तो 4 यहाँ हो जाएगा, और 6 से 12 2 बार बन जाएगा, ठीक है। तो 6 4 10 10 2 12 12/12, तो 1 ओम आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। 12/12 1 ओम आपका दोस्तों प्राप्त हो गया। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर बताते हैं 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डायनोमा क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करती है प्रवर्तित धारा, डायनोमा की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। और डायनोमा से दोस्तों एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक है। अगर आपको विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर दे दे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न का 5 नंबर मिलेगा दोस्तों, और आपको दोनों सोल्व करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले
डायनोमा एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला था कि प्रवर्तित धारा डायनोमा, जो डायनोमा यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित धारा में परिवर्तित करता है उसे परिवर्तित धारा यानी कि डायनोमा या जेनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों परिवर्तित धारा डायनोमा की बनावट एवं कार्य का वर्णन जो है दोस्तों इस प्रकार का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको बनावट में दोस्तों इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका साउथ हो गया, चुंबक है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ये आपका मेस्मर कुंडली हो गया। ठीक है, सर्पी वलय हो गया। ठीक है, ब्रूस हो गया। जैसे कि आपको जिस प्रकार से दोस्तों फिगर उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को लिखना है कि बनावट, यहाँ पर बनावट क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर में एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होता है जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा होता है। कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 एवं R2 वलय से जुड़ा होता है। विभक्त वलय R1 ब्रूस B1 से तथा विभक्त वलय R2 ब्रूस B2 से जुड़ा होता है। दोनों ब्रूसों को एक यहाँ पर गोल्वोमीटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, गोल्वोमीटर से जोड़ा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो है यहाँ पर क्या बोला? एबीसीडी यहाँ पर आयताकार कुंडली है। जो ये दोस्तों ये देख रहे हैं एबीसीडी आपका आयताकार कुंडली है। ठीक है, अब दोस्तों बोलता है कि यहाँ पर कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 और एवं R2 वलय से जुड़ा है। R1 और R2 क्या है? ये वलय से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर R1 ये वलय से जुड़ा है, R2 भी दोस्तों आपका जो है वलय से जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको बताना है और आपको यहाँ पर फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, क्रियाविधि दोस्तों हम लोग देखें तो जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर गति करे, तब यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा एबीसीडी की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरा की संख्या अधिक हो तो एक शक्तिशाली धारा का निर्माण होती है। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर भुजाओं को घुमा देते हैं, ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये आपका बीसी है और अगर इसको दोस्तों आप घुमा दें तो यहाँ पर जो बीसी था ये आपका बन गया ए बी। ठीक है, ये ए बी बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझा कर लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लिखना है कि आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर तथा भुजा सी डी ऊपर की ओर गति करती है तथा यहाँ पर अतः विद्युत धारा की दिशा सी डी सी बी ए की ओर जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तित प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे परिवर्तित धारा कहते हैं और परिवर्तित धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को परिवर्तित धारा जनरेटर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है आधे चक्कर के बाद क्या करता है ये जो आपने को बदल देता है। ठीक है, ए बी था अब बन गया दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी ए बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। जिस प्रकार से समीकरण चलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी का था, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला था N2 + H2। ठीक है, और ये आपका जो NH3 हो गया। तो इसको समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का, ठीक है, N2 यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर N2 1 है। N2 यहाँ पर हम लोग 2 लिख लिए लेकिन यहाँ पर N2 क्या था? 1 था। तो 1 को दोस्तों हम लोग तो 2 यहाँ पर कर लिए, ऊपर में आगे में लगा लिए, तो N2 आपका 2 हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का H जो है क्या हो गया? 3 से 6 हो गया। तो यहाँ पर H के आगे हम लोग 3 लिख दिए तो ये भी 6 हो गया। तो इस प्रकार से संतुलित हो गया। B है Fe + H2O। तो Fe, ठीक है, Fe3 है यानी कि Fe दोस्तों 1 ही है यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर Fe के आगे हम लोग 3 लिख दिए। ठीक है, अब H2O कहने का मतलब है हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, ये आपका हो गया। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 1 है, बल्कि दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 से 8 ऑक्सीजन तो मिल गया लेकिन अब हाइड्रोजन को करने के लिए यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से संतुलित हो गया। सी नंबर का था दोस्तों NaCl + AgNO3, एरो का निशान देखा, और AgCl + NaNO3। देखिए Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Na 1 है, Cl 1 है दोस्तों, Cl भी यहाँ पर भी 1 है, Ag यहाँ पर 1 है, Ag यहाँ पर भी 1 है, NO3
NO3, यानी कहने का मतलब सी जो आपका संतुलित हुआ है पहले से, ठीक है। चलिए डी है कि H2 प्लस Cl2, यहाँ पर HCl है, H2 प्लस Cl2, इसके आगे 2 लगा दिए तो ये भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ई नंबर है Mg प्लस HCl, Mg प्लस Cl2 और यहाँ पर H2, देखिए Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। Cl दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका भी 2 हो गया। कहने का मतलब Cl आपका यहाँ पर क्या था, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी का हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है और यहाँ पर हम लोग 2 आगे लिख दिए, तो जिसके कारण दोस्तों आप सभी का 2HCl हो गया और दोनों जो है यहाँ पर संतुलित हो गए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों एक आपका डायग्राम है और डायग्राम से दोस्तों एक प्रश्न आपका 5 नंबर का फिक्स है, ठीक है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों 27 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव को आप जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए 18 में बोलता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नलिखित यहाँ पर नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये है मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, तो यहाँ पर नामांकित चित्र भी बनाना है, ठीक है। चित्र के साथ दोस्तों आपको व्याख्या यहाँ पर आपको बताना है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको चित्र बनाना है। जीवा हो गया, मुंह हो गया, ठीक है, ग्रासिका हो गया, यहाँ पर डायफ्रामा हो गया, अमाशय हो गया, क्षुद्रांत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इस स्ट्रक्चर को कॉपी पे दोस्तों अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको लेके और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब दोस्तों 19 नंबर का आता है कि मानव के बच्चे में लिंग निर्धारित को समझाइए। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं और इसके बाद दोस्तों आपका जो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर हम लोग देखें तो मानव में लिंग का निर्धारण तो विषय लिंग गुणसूत्र के आधार पर होता है। नर में दोस्तों XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, XY गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन मादा में दोस्तों XX गुणसूत्र पाया जाता है। तब दोस्तों यहाँ पर निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुण सूत्र स्त्री के X लिंग गुण सूत्र के से मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों XX हो जाता है, 2X हो जाता है, ठीक है, जिससे दोस्तों यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा ये आपका जो है संतान जो है लड़की होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लेकिन जब पुरुष का Y लिंग, ठीक है, और यहाँ पर स्त्री का जो है X लिंग आपस में जुटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का बन गया है YX, ठीक है। YX दोस्तों आपका जो नर में होता है यानी कि लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी का सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर सोल्व कराएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 27 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर जल्दी से प्रोवाइड करा जाएगा।